हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 15 और इसमें हम लोग एससीवी के ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो अच्छे हैं मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। कुछ एक दो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे तो आप ऑब्वियसली उसका खुद से कर लोगे, तो वो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एससीवी ऑब्जेक्टिव 2, पहला है क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। पहला कह रहे हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा में L होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है dl बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ टॉर्क। ये आपका टॉर्क है और L आपका एंगुलर मोमेंटम है। फिर कह रहे हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में क्या वैलिड नहीं होगा। तो याद करो, जैसे लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होती थी, ठीक है, हम लोग क्या लिखते थे, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पर क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स का कंपोनेंट रखना होता है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स देयर इज सूडो फोर्स, तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली नॉन इनर्शियल फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, आपका ये तो वैलिड होगा, पर dl बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सूडो फोर्स का भी एक टॉर्क आएगा। ठीक है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स देयर इज अ टॉर्क, देयर मे बी अ टॉर्क। ठीक है, हो सकता है जिस पॉइंट से हम लोग निकाले उसके थ्रू सूडो फोर्स पास करे। देयर मे बी टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्स एंड हेंस dl बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ इज नॉट वैलिड, या इसको क्रॉस करके लिख दो। तो ये तो आपका गलत हो गया, पर ये हमेशा वैलिड होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि L की डेफिनेशन यही है। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन। ठीक है, तो A आपका करेक्ट हो जाएगा, B फॉल्स हो जाएगा, तो B करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एंगुलर मोमेंटम। एक स्ट्रेट लाइन पे सपोज करो मूव कर रहा है, चलो मैं इसमें कुछ एक्सिस भी ले लेता हूं। A particle moves on a straight line with uniform velocity। ये है, मान लो कुछ यूं चल रहा है। ठीक, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो, ये तो गलत है। इज जीरो अबाउट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, ये सही बात है अगर स्ट्रेट लाइन पे ही कोई पॉइंट ले लें। इफ सपोज दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट ए, तो ए के अबाउट तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, तो अबाउट ए आर जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इज नॉट जीरो अबाउट एनी पॉइंट अवे फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। अब कोई और पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन के अबाउट लेंगे अलावा, तो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं एम आर परपेंडिकुलर वी, या एम आर वी परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली आर परपेंडिकुलर जीरो नहीं होगा, आर परपेंडिकुलर नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी अदर पॉइंट फ्रॉम फॉर एनी पॉइंट
which does not lie on line। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट लो आप यहाँ पे, सपोज करो ये मैंने बी ले लिया, तो यहाँ से आप आर परपेंडिकुलर डिफाइन कर सकते हो, है ना, इस वी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये इसका आर होगा, दिस इज माई आर, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर निकाल दोगे तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर नॉट इक्वल टू 0 कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के अलावा कहीं होगा। ठीक है, ए के लिए क्या था, आर परपेंडिकुलर 0 हो रहा था, और इसके अलावा इस लाइन के अलावा कहीं भी पॉइंट लोगे तो आर परपेंडिकुलर नॉन जीरो होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम भी आपका नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। अबाउट एनी गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेक करते हैं जब ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो पहले तो मान लो यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद ये इसी लाइन पे बढ़ के यहाँ हो जाएगा, जब इसी लाइन पे बढ़ के यहाँ हो जाएगा तो भी इसका वेलोसिटी वेक्टर यूं ही रहेगा, तो आर परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द पार्टिकल मूव्स। ठीक है, क्योंकि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 3 करेक्ट हैं, बी सी डी। If there is no external force acting on a non-rigid body, this is non-rigid body, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। नॉन रिजिड बॉडी मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन कैन बी देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मस्ट रिमेन कांस्टेंट। नो एक्सटर्नल फोर्स है, तो अगर नो एक्सटर्नल फोर्स होता है तो सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, एफ एक्सटर्नल की क्या डेफिनेशन है, dp बाई dt, तो ये तो कांस्टेंट होगा आपका लीनियर मोमेंटम। दूसरा कि अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, देयरफॉर टॉर्क भी 0 होगा। नो एक्सटर्नल फोर्स है, कोई है ही नहीं, है ना, नेट 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल 0 है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, तो देयरफॉर टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। देखो, रोटेटिंग बॉडी के लिए एल क्या डिफाइन करते हैं, एल को डिफाइन करते हैं आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हाफ आई टाइम्स आई ओमेगा लिख दो। अब आई ओमेगा तो हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमने बोला कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू हाफ आई टाइम्स कांस्टेंट। बट क्योंकि बॉडी नॉन रिजिड है, क्योंकि वो डिफॉर्म हो सकती है, अगर डिफॉर्म हो सकती है तो उसके डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन अगर चेंज होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका चेंज होगा। सिंस बॉडी इज नॉन रिजिड, इट्स dimensions can change while rotating, therefore I can change। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो सी और डी नॉट करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि इसमें एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होंगे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लेट आई ए एंड आई बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट टू एक्सिस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। किसी बॉडी का, सपोज करो कोई आई ए और आई बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, और आई ए आई बी डिफाइन नहीं है कि क्या है, तो इनको आप रैंडम मानो। ठीक है, दिस इज माई ए एक्सिस, लेट सपोज बी मेरी कुछ ऐसे है, इसके अबाउट आई ए है, इसके अबाउट आई बी है। द एक्सिस ए पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी बट बी डज नॉट। ओके, तो फिर से ए को दोबारा बना लो। लेट सपोज दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, और इससे मेरी कुछ यूं एक्सिस पास कर रही है, हो सकता है ये इंटरसेक्ट कर जाएं। ठीक है, दिस इज माई ए एक्सिस, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, अब कह रहा है कि आई ए और आई बी में क्या रिलेशन होगा। पहला ऑप्शन कहता है कि आई ए इज लेस देन आई बी, ये हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, इफ आई ए इज लेस देन आई बी देन एक्सेस आर पैरेलल, अगेन ये भी कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। इफ एक्सेस आर पैरेलल आई ए लेस देन आई बी, इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, देखते हैं क्या। अगर एक्सेस पैरेलल होगी, इफ ए इज पैरेलल टू बी, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं। देन आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हो आई बी को आई ए प्लस एम डी स्क्वायर, देन आपका आई बी ग्रेटर देन आई ए हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस केस में कुछ यूं बन जाएगा, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, और इससे ठीक थोड़े दूरी पे, या मैंने उधर बनाया था तो इसको भी उधर बना देता हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये आई ए होगा, ये आई बी होगा। ठीक, इस केस में ये सेपरेशन डी हो जाएगा। तो यहाँ यू कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड से दैट आई बी इज इक्वल टू आई ए प्लस एम डी स्क्वायर। डी ऑप्शन पे आते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। इफ एक्सिस आर नॉट पैरेलल देन आई ए, अगेन ये भी कुछ नहीं कह सकते। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वी कैन नॉट से एनीथिंग रिगार्डिंग ए बी एंड डी। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो करेक्ट नहीं होंगे, डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ रॉड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम वन एंड टू अदर। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक डिक्रीज कर रही है डेंसिटी। if it is pivoted at one end so that it can move about a vertical axis through the pivot,
एक एक्सिस के अबाउट रॉड को ऐसे पिवट कर दिया सो दैट ये रोटेट कर सकती है इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रॉड। तो कुछ सिंपल सा इसका डायग्राम बनेगा। ये ऐसे पिवट कर दिया, यहां पर F फोर्स लगा रहे हैं on the free end in a direction perpendicular to rod. The quantities that do not depend on which end of the rod is pivoted, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी एक एंड से दूसरे एंड वेरी कर रही है इसलिए इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक एंड पे कम मास होगा, दूसरे एंड पे ज्यादा, डिपेंड करता है कि किधर पिवट किए हैं, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे इसके, दोनों के डायग्राम बना लो। ये डायग्राम नहीं ठीक है, पेज डिलीट, या ऊपर बना देता हूँ। पहले डायग्राम में लेट से कि डेंसिटी आपकी इधर इंक्रीज कर रही है, या आप इधर लिखो रो मिन और इधर लिखो रो मैक्स। इस वाले केस में इधर रो मैक्स कर दो, इधर रो मिन कर दो, ठीक है। तो दो एंड पिवट कर दिए अलग अलग दोनों बार, ठीक। या आप वैसे ही बनाना चाहते हो तो देन व्हाट यू कैन डू इज इसको ऐसे ही लिखो रो मिन रो मैक्स एंड यू कैन चेंज अदर थिंग्स कि अब मैक्स वाले की तरफ पिवट कर दिया। ये भी आप बना सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी। देखो टॉर्क है, टॉर्क इस पे लगेगा, लेट सपोज दिस इज माय लेंथ L, तो टॉर्क तो दोनों केस में L ही लगेगा, टॉर्क तो दोनों केस में FL का ही लगेगा, सेम फॉर बोथ केसेस, ठीक। इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रॉड की लेंथ तो सेम है दोनों में, तो टॉर्क तो सेम हो जाएगा, डी ऑप्शन। टॉर्क होता है आई अल्फा, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन आई। अब आई आपका डिपेंड करेगा कौन सा एंड पिवट किए हैं क्योंकि उसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आई डिपेंड्स ऑन विच एंड इज क्लैम्प्ड, क्योंकि आई की वैल्यू होती है इंटीग्रल dm r²। तो आई को अगर आप लिखोगे तो इंटीग्रल रो, ठीक है, एल लेंथ पे जाके dl का एलिमेंट रो dr, r लेंथ पे जाके dr का एलिमेंट लोगे तो उसका मास हो जाएगा रो dr, या लैम्डा अगर लोगे इसमें, लेट से लैम्डा ले लिया हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा dr r², ठीक है। तो लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ r, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में दोनों में अलग होगा, देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, इसमें इधर से डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, इसमें इधर से, तो आई तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आई डिपेंड करेगा तो देयरफॉर अल्फा विल आल्सो इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ विच एंड इज क्लैम्प्ड। समझे आप लोग, कौन सा एंड क्लैम्प कर रहे हैं इसके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा है क्योंकि वेरी कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड। तो अगर ये वाला एंड क्लैम्प करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आएगा, लेट से I1 आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I2 आएगा इस एंड के अबाउट, तो I1 नॉट इक्वल टू I2 होगा, ठीक है। तो I1 नॉट इक्वल टू I2 होगा तो अल्फा 1 नॉट इक्वल टू अल्फा 2 होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा सेम,
वो डिपेंड करेगा कौन सा एंड पिवट कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रॉड कंप्लीट, तो जब एंगुलर एक्सीलरेशन सेम नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम व्हेन रॉड कंप्लीट्स, अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या सेम होगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा, तो जब ओमेगा सेम नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम भी सेम नहीं होगा। तो ओनली चीज दैट इज सेम इन बोथ केसेस इज टॉर्क। ठीक है, तो कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है तो अल्फा सेम नहीं है, तो ओमेगा सेम नहीं है, तो वी सेम नहीं होगा, तो आपका एल सेम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर व्हील ऑफ अ बाइसिकल रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एट लीनियर स्पीड वी नॉट। रोलिंग लिखा हुआ है, प्लीज अंडरलाइन दिस। ऑन अ लीनियर स्पीड वी नॉट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए इज 0। ठीक है, ये आगे v होगा, पीछे आर ओमेगा होगा, रोलिंग लिखा है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा ले लोगे आप, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड ऑफ बी सी डी आर इक्वल टू वी नॉट, बी पे तो वी नॉट है ही नहीं, इधर वी नॉट होगा इधर आर ओमेगा होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। स्पीड एट सी इज टू वी नॉट, सी पे क्या होगा? वी नॉट प्लस आर ओमेगा इज इक्वल टू टू आर ओमेगा इज इक्वल टू टू वी नॉट, तो ये अभी आंसर करेक्ट है। द स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ओ, बी पे स्पीड देखो कितनी हो जाएगी, ये वी नॉट है और ये भी वी नॉट है, तो ये हो जाएगा आपका रूट टू वी नॉट। ठीक है, बी बी इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट। और कहाँ का पूछ रहा है? स्पीड एट ओ, ओ पे क्या है? सिंपली एक वी नॉट की स्पीड होगी, तो वी ओ इज इक्वल टू वी नॉट, तो स्पीड एट बी इज ग्रेटर देन स्पीड एट ओ, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ हॉलो स्फीयर, अ सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियाई आर रोल डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन लेक्चर में किया हुआ है। क्या हम लोग निकाले थे उसमें रिलेशन? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन के प्लस 1। ठीक है, कि यहाँ से रोल करके छोड़ दिया। के क्या होता था? आई को हम लोग डिफाइन करते थे के एम आर स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन लगता था पीछे, ये इधर रोल करता हुआ जाता था। तो जितना ज़्यादा एक्सिलरेशन, जितना कम के उतना ज़्यादा एक्सिलरेशन, जितना ज़्यादा एक्सिलरेशन उतना टाइम कम लेगा नीचे पहुंचने का। ठीक है, तो कौन पहले पहुंचेगा? के ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होगा? 2/5। के ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होगा? 2/3.67। तो क्लियरली के हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन के सॉलिड स्फीयर। तो अगर के हॉलो स्फीयर ज़्यादा है या के सॉलिड स्फीयर कम है तो सॉलिड स्फीयर का टाइम भी कम होगा। द सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विद ग्रेटर स्पीड, अच्छा ये नहीं पूछ रहा है। द हॉलो स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, गलत। द सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विद ग्रेटर स्पीड, अच्छा स्पीड का क्या निकाले थे हम लोग? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर ये डिस्टेंस s मान लो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ गया था। ठीक है, तो a किसका ज्यादा है? इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो जिसका k कम होगा वो ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा। किसका k कम है? सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर आपका रीचेज द बॉटम विद ग्रेटर स्पीड, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द सॉलिड स्फीयर रीचेज द बॉटम विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट होती है रोलिंग वाले केस में, क्योंकि आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेम होगी ये। द टू स्फीयर्स विल रीच द बॉटम विद सेम लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k है, ठीक है। तो सेम लीनियर मोमेंटम से नहीं पहुंचेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम लोगों ने बेसिक डेरिवेशन ही देख लिया है क्लास में, तो आई गेस उस पे बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट, टाइम, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग, ठीक है। बस आपको बेसिक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन k प्लस 1, और अगर ये भी भूल जाना देन यू प्लीज रिकैलकुलेट एवरीथिंग, ठीक है। दो इक्वेशंस लिखनी होती है, टॉर्क की और फोर्स वाली, उससे ये आ जाता है 2 लाइन में, ठीक है। अब कह रहा है स्फीयर कैन नॉट रोल ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हो सकती है? अगर कोई ऐसे ओमेगा से है और ये v है तो क्यों नहीं हो सकती? इस पॉइंट का ये v हो जाएगा, ये r ओमेगा हो जाएगा। इफ v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये रिलेशन है तो रोलिंग होगी आपकी, दिस विल बी रोलिंग। कैन नॉट रोल पूछा है तो ये हो सकता है। स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, अच्छा स्मूथ इंक्लाइंड का केस ले लेते हैं। स्मूथ इंक्लाइंड पे देखो एक mg साइन थीटा लग रहा होगा। अब क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो mg साइन थीटा के कारण v बढ़ेगा। तो लेट सपोज ये ओमेगा है एंड दिस इज v, लेट्स एज्यूम कि रोलिंग हो रही है इनिशियली, v इज इक्वल टू आर ओमेगा मान लेते हैं, बट mg साइन थीटा के कारण v बढ़ जाएगा, बट v इंक्रीजेज, स्पेलिंग गलत हो गई, बट v इंक्रीजेज ड्यू टू mg साइन थीटा। तो v नॉट, आपका v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा तो रोलिंग सस्टेन नहीं कर पाएगी, स्लिपिंग होने लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर mg साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग नहीं हो सकती। रफ पे रोलिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर यहाँ फ्रिक्शन लग जाएगा तो mg साइन थीटा को बैलेंस कर देगा, ठीक है, देन आपकी रोलिंग हो सकती है, जो हम लोग ऑलरेडी अभी सब केस भी पढ़ रहे थे उसका। ठीक है, तो रफ के लिए ये फ्रिक्शन लगेगा, ये mg साइन थीटा लगेगा। अब इसमें ऐसा केस बन सकता है कि a इज इक्वल टू आर अल्फा सेटिस्फाई हो जाए, मतलब जितना इसका एक्सेलरेशन आएगा उसी के प्रोपोर्शन में अल्फा भी आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। रोलिंग कैन टेक प्लेस रफ इंक्लाइंड, सॉरी ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रफ इंक्लाइंड सरफेस है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हो सकती है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो बिल्कुल ही हो सकती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। अगर प्योर रोलिंग होगी तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस वैसे भी फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ए पे हो सॉरी ए पे हो सकती है, सी पे हो सकती है, डी पे हो सकती है, ठीक है, बी पे नहीं हो सकती। स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे रोलिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि mg साइन थीटा वी को बढ़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन रियर व्हील ड्राइव कार्स, जो नॉर्मली आपने व्हीकल देखी होंगी वो सब रियल व्हील ड्राइव होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स व्हीकल या मिलिट्री के व्हीकल्स होती हैं वही फ्रंट व्हील होती हैं, मतलब उसमें पावर फ्रंट व्हील पे भी मिलता है ताकि कहीं गड्ढे कचरे में अगर फंस जाए तो भी आपका गाड़ी बाहर निकल सके, ठीक है। तो उसमें दोनों व्हील्स पे पावर डिलीवर होता है, दोनों पे ट्रैक्शन आएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो गाड़ी यूज करते हैं उसमें रियर व्हील ड्राइव होती है, ठीक है। द इंजन रोटेट्स द रियर व्हील, कह रहे हैं कि इंजन रोटेट करता है रियर व्हील को, बिल्कुल सही है। एंड द फ्रंट व्हील्स रोटेट ओनली बिकॉज द कार मूव्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है।
पीछे वाला मूव को इंजन रोटेट करता है, पीछे वाले व्हील को, और कार के उसको रोटेट करने की वजह से कार आगे बढ़ती है, जिससे आगे वाला व्हील रोटेट करता है। ठीक है। इफ सच अ कार एक्सीलरेट्स, एक्सीलरेट करना है इसको हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो फ्रिक्शन पूछ रहे हैं कैसे लगेगा। तो अगर सपोज करो ये मेरी कार है, साइड व्यूज में बना देता हूं। अब इसको अगर ए से एक्सीलरेशन जाना है, तो अगर ये घूमेगा ऐसे पीछे वाला इंजन से, तो ये पीछे जाना चाहेगा, तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी पीछे की तरफ होगी, तो इस पे फ्रिक्शन F1 आगे लगेगा। ठीक है। अब ये आगे बढ़ाएगा कार को, तो ये आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है। इसके आगे बढ़ने की टेंडेंसी होगी, तो इसको फ्रिक्शन पीछे रोकेगा। ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगता है। ये वाला रोटेट करता है इनिशियली इंजन से, तो इसमें स्लिप करने की टेंडेंसी इधर हो जाती है आर ओमेगा की वजह से, तो इसको फ्रिक्शन बैलेंस करता है आगे लग के। अब क्योंकि ये कार के आगे बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है, इसके इसके रोटेट करने की वजह से कार आगे बढ़ी, और इसकी वजह से ये व्हील आपका फिर रोटेट होता है, तो इस पे आगे जाने की टेंडेंसी के कारण, क्योंकि पीछे वाला इसको ढकेल रहा है आगे, फ्रिक्शन इस पे पीछे लगता है। ठीक है। फिर से सुनो, इंजन ने इसको रोटेट किया तो इसके पीछे स्लिप करने की टेंडेंसी हुई, तो इस पे फ्रिक्शन लग गया आगे। इसने इसको धक्का दिया आगे की तरफ, इसने इसको धक्का दिया तो इसके आगे जाने की टेंडेंसी हुई, तो फ्रिक्शन ने इसको रोकना चाहा और लगा पीछे। अब ओवरऑल क्या होता है कि आपका कार आगे एक्सेलरेट करनी है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 होता है, ताकि F1 माइनस F2 की वैल्यू ma आ जाए। ठीक है। ये नेट नेट में रिलेशन बनता है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ऑन रियर व्हील्स इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। ऑन द फ्रंट व्हील्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी सही। ऑन रियर व्हील्स हैज लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील्स, ये भी ठीक है। ऑन द कार इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये गलत है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द rear wheel drive cars is in forward direction। ठीक है। A sphere can roll on a surface inclined at an angle theta if the friction coefficient is more than 2/7 tan theta। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 2/7 tan थीटा से ज्यादा है, ठीक है, अगर इससे ज्यादा है, देन कह रहा है कि प्योर रोलिंग हो सकती है, देन रोलिंग। ठीक, ये कंडीशन दे दी। कह रहा है कि सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है, तो अगर आपका इफ म्यू लेस देन 1/7, जी नहीं होगा इसमें, आई गेस गलत लिख दिया जी। इफ म्यू इज लेस देन 1/7 tan थीटा, तो क्या होगा, तन आपका स्लिपिंग होगी। क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट है ही नहीं रोलिंग कराने के लिए। आपसे कह रहा है कि म्यू इससे ज्यादा होना चाहिए तभी रोलिंग होगा, तो अगर म्यू इससे कम होगा तो ऑब्वियसली स्लिपिंग हो रही होगी। ठीक है। तो स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन, यहां से रिलीज कर दिया, तो इट विल स्टे एट रेस्ट, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। mg साइन थीटा लगेगा, इधर इधर म्यू एन लगेगा, स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो mg साइन थीटा की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो इट विल नॉट स्टे एट रेस्ट, इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशन मोशन, गलत है, रोलिंग विथ स्लिपिंग होगी, क्योंकि फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा। इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट अबाउट सेंटर, ठीक है। द एंगुलर मोमेंट ऑफ स्फीयर अबाउट इट सेंटर विल रिमेन कांस्टेंट। क्या सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है क्या? टाउ सी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, टाउ सी एम इज इक्वल टू म्यू एन आर। ठीक है,
इसका म्यू1 का टॉर्क आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं कांस्टेंट होगा, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, जी गलत लिखा हुआ है, तो 1/7 tan थीटा है ये, मतलब कहने का मतलब है इससे कम है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली स्लिपिंग होगी। कह रहा है स्फीयर इज रोल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, म्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर कह रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राइज टू, क्या करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? देखो फोर्स इस पे फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा ताकि इसकी वेलोसिटी कम हो, पहली बात तो v को तो डिक्रीज करता है। अब कह रहा है कि क्या ये एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा? हाँ करेगा। इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम नहीं, क्योंकि v कम हो रहा है। डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी नहीं, ये भी गलत है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा तो ये रुकता कैसे आगे जाके? ये तो आगे जाके थोड़ी देर बाद रुक जाना चाहिए। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाती है, v की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऐसा होता कैसे है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि ये फॉरवर्ड रोल कर रहा है, तो इसमें आगे वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा प्रेस करता है ग्राउंड को, तो इसमें जो mg लगता है उसके लाइन में नॉर्मल ना लग के थोड़ा सा साइडवेज नॉर्मल लगता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस होती है x। nx का जो टॉर्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। व्हेन द स्फीयर is rolling in forward direction, नॉर्मल आपका नॉर्मल is shifted in the forward direction। ठीक है, नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ड्यू टू दिस शिफ्ट देयर इज एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ड्यू टू दिस शिफ्ट देयर इज एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से ओमेगा कम होता है, विच डिक्रीजेज ओमेगा, और इसलिए आगे जाके रुक जाता है। लगता क्यों है नॉर्मल क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि आपका जब ये रोल कर रहा है तो फॉरवर्ड प्रेस कर रहा है, तो फॉरवर्ड प्रेस करता है तो स्फीयर का एक्चुअली ये एक पॉइंट तो कांटेक्ट में होता नहीं है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तो कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो आगे वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा दबा रहा होगा क्योंकि फॉरवर्ड रोल कर रहा है, पीछे वाला कम दबा रहा होगा। तो आगे वाला ज्यादा दबाएगा तो वहां ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, पीछे वाला कम दबाएगा तो वहां कम लगेगा। तो ओवरऑल सेंटर पे आगे वाला ज्यादा के कारण सेंटर पे ना लग के आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है, क्योंकि इसका एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट आता है तो वो डोमिनेट करेगा फ्रिक्शन पे और इसका ओवरऑल ओमेगा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर शोज अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड इन अ कार एक्सेलरेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द एंगल थीटा is related to acceleration a of car as a is equal to g tan theta। ये दे दिया है भाई। ठीक, इफ द स्फीयर इज सेट इन प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन, तो अगेन इस पे तो आपको बेसिकली सूडो फोर्स लगाना है एक, आप इसी में बैठ के देखो अब। ठीक है, तो इस पे एक कंपोनेंट होगा दैट इज एम ए, और वो कितना हो जाएगा? एम ए की वैल्यू हो जाएगी एम जी टेन थीटा। अब इसके कंपोनेंट कर लो आप, एक इधर एक इधर। ठीक, इसके अलावा इधर एक नॉर्मल लगेगा, इधर एम जी साइन थीटा लगेगा। ये हो जाएगा एम ए, ये मेरा थीटा है तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, ये एम ए साइन थीटा हो जाएगा।
आई एम सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। दिस इज एम ए साइन थीटा बिकॉज दिस इज थीटा एंड दिस इज एम ए कॉस थीटा। इसके अलावा यहाँ एम जी कॉस थीटा भी होगा। तो क्या होगा आपका रिलेशन, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, और प्योर रोलिंग है आपका, स्मूथ इंक्लाइंड है, फ्रिक्शन आपका 0 ही है। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या होगा, एम जी साइन थीटा, कोई प्योर रोलिंग कर दिया गया है मतलब एम जी साइन थीटा, कोई एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। एम ए कॉस थीटा को आप लिख लो, जो कंडीशन दिया है, ए की वैल्यू जी टेन थीटा दी है, ठीक है। ये इनफैक्ट ये आएगा रिलेशन, एम ए कॉस थीटा को मैं लिख रहा हूँ एम जी टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन बाई कॉस, कॉस चेंज हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा ये इक्वल हो जाएगा दोनों फोर्स, अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन, मतलब नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन 0 हो जाएगा इस पे। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में इफ द स्फीयर इज सेट इन प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग करके इसको छोड़ दिया गया है, मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा दे दिया गया है, तो इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग। अगर रेस्ट करके छोड़ा जाता तो रेस्ट हो जाता, ठीक है। देयरफॉर एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लाइन इज इक्वल टू 0 और अल्फा भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका v इक्वल टू आर ओमेगा से छोड़ा गया है तो v इक्वल टू आर ओमेगा ही करता रहेगा, ठीक। सिंस नेट फोर्स along the incline is mg sin theta minus ma cos theta is equal to 0, therefore acceleration along the incline 0 होगा, नो टॉर्क, टॉर्क 0 है आपका क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, therefore अल्फा भी 0 होगा। तो आपका therefore v एंड ओमेगा विल नॉट चेंज, ठीक है। therefore it will continue pure rolling। अगर प्योर रोलिंग के केस में छोड़ दिया गया था तो प्योर रोलिंग ही करता रहेगा, ठीक है। तो पहला इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग, इट विल स्लिप डाउन द प्लेन, नहीं कोई फोर्स ही नहीं है तो स्लिप नहीं करेगा। इट्स लीनियर वेलोसिटी विल इंक्रीज, ये भी गलत है। इट्स लीनियर वेलोसिटी विल स्लोली डिक्रीज, ये भी गलत है। तो क्या होगा, ये प्योर रोलिंग कंटिन्यू करेगा क्योंकि सूडो फोर्स की वजह से एम जी साइन थीटा आपका बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक चलो बाय बाय।